अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत प्रोग्राम में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा और आप इबादत भी कर रहे होंगे, खूब आप दुआएं भी कर रहे होंगे। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, जिसमें हम आपके सेहत के मसाइल पर हम बातचीत करते हैं, आपको मुफीद रेमेडीज़, मुफीद मशवरे भी दिए जाते हैं और ग़ालिबन आप उन पर अमल दरामद भी कर रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे किस तरह से हम रमज़ान में अपने ख़ुद को हम हेल्दी बना सकते हैं, किस तरह से अपने वेट को कम कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने वेट को गेन कर सकते हैं और किस तरह से हमें अपने खुराक का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। और इसी पर हम बात करेंगे। आज बढ़ते अपनी गेस्ट की जानिब और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मारिया ज़ुबैर, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, उनसे जानेंगे हमें क्या अपना डाइट प्लान रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। मारिया, मुझे ये बताइएगा कि हम नॉर्मली हम देखते हैं, डाइट प्लान पर भी हम बात करेंगे, हम ख़ासतौर पर देखते हैं कि रोज़े के दौरान हमें कमज़ोरी और थकन बहुत महसूस होती है। इसकी क्या वजह होती है? कहाँ पर हम क्या गलती कर रहे होते हैं? रोज़े के दौरान कमज़ोरी और थकन होने की बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं, जिसमें एक ये है कि आपने सहरी ठीक से नहीं की, मतलब उसमें रिक्वायर्ड आपने जो आपको डाइट चाहिए थी आपने वो नहीं ली ठीक से। उसके अलावा डिहाइड्रेशन हो सकती है, पानी की कमी के अलावा नींद नहीं पूरी हुई आपकी। तो इन सब रीज़न्स की वजह से रोज़े के दौरान थकावट भी हो सकती है और तबीयत भी अपसेट हो सकती है। लेकिन आप क्या समझती हैं कि हमें किस तरह से जो है वो सहरी में हमारी क्या डाइट होनी चाहिए, किस तरह से हमें क्या प्रोटीन फाइबर जो है हमें इंटेक हमारी होनी चाहिए? सहरी में आमतौर पे ये गलती होती है कि हम लोग रिफाइंड कार्ब्स ले लेते हैं। उसमें यह है कि मैदे वाली रोटी या आमतौर पे जो मार्केट में आटा मिलता है उसमें वाइट फ्लोर मैदा बहुत ज़्यादा मिक्स हुआ होता है और उसकी प्रोसेसिंग इतनी हुई होती है, उसमें से ब्रान रिमूव किया जाता है, जिसकी वजह से वो हाई फाइबर नहीं रहता। जब हम ऐसी रोटी खाते हैं या मोस्टली ब्रेड ले लेते हैं, अक्सर लोग राइस ले लेते हैं, उसकी वजह से वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी में। हमें चाहिए कि हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें, उसमें आ जाता है होल व्हीट आ जाता है, हमारी मल्टीग्रेन आ जाती है। इन चीज़ों में बेसिकली ब्रान इनको जितनी चीज़ कम प्रोसेस्ड होगी वो हमारे लिए उतनी बेनिफिशियल है, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा फाइबर है, वो हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी देती है, उतनी देर हमारी बॉडी में स्टे करती है और ज़्यादा फाइबर देती है, जो हमारी डाइजेशन के लिए भी अच्छा है, हमारी गट हेल्थ के लिए ओवरऑल अच्छा है और हमारी बॉडी में ज़्यादा देर स्टे करने की वजह से हमें पूरा दिन वीकनेस से बचाता है। ठीक है। और इस तरह से आपने बोला कि पानी की कमी की वजह से भी आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, तो किस तरह से पानी की कमी को जो है हम हमारी ये जो थकन को बढ़ाती है, इसके लिए क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? कितना हमें पानी जो है वो दिन में पीना चाहिए? पानी की कमी का ये है कि हम बेसिकली हमें चाहिए कि हम इफ्तार से लेके सहर के दरमियान में जितना टाइम है हम कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी लाजमी लें। इसमें यह है कि अब हमें एकदम से नहीं ले लेना है, उससे भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशन होती है। अगर हम एकदम से सारा पानी पी लेंगे या 3 ग्लास भी पी लेंगे तो वो थ्रू यूरिनेशन या किसी भी जरिए हमारा फ़ौरन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी की कैपेसिटी है वो 1/2 लीटर से ज़्यादा पानी एक टाइम पे कंज्यूम नहीं कर सकती। अगर एक्सेस पानी चला जाए तो वो रिलीज हो जाता है ना थ्रू यूरिनेशन। तो हमें चाहिए कि हर 1 घंटे बाद, इफ्तार के बाद घंटे का गैप या जितना आपको बेहतर लगता है, 40 मिनट्स टू 1 आवर रिकमेंडेड है, इतने गैप के बाद 1 गिलास पानी पीते रहें। इससे होगा कि 8 से 10 ग्लास पानी। इफ्तारी के वक्त जो मीठे मशरूबात पीते हैं, क्या उससे भी हमारी थकन जो है बढ़ जाती है? जी जी बिल्कुल, मीठे मशरूबात से हमारी एक्सर्शन, हमारी बॉडी की, हमारे स्टमक की काफ़ी ज़्यादा एक्सर्शन होती है। जब हम एकदम से मीठे मशरूबात लेते हैं, इससे ये होता है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी हमारा ग्लूकोज लेवल दोबारा नीचे चला जाता है रेजिस्टेंस की वजह से ना। फिर हमें इफ्तारी कैसे करनी चाहिए? सादा पानी से? फिर क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, बेसिकली मैं बात ये मेंशन करना चाह रही थी कि जब ग्लूकोज का इतना ज़्यादा क्रैश आता है उसकी वजह से हमें वीकनेस वगैरह फील होती है, इसलिए हमें चाहिए कि इफ्तार में हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली डाइट लें, और अगर हमने मीठा लेना है तो हम फ्रूट्स की सूरत में ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम फ्रूट्स की सूरत में लेंगे तो उस पर हमें फाइबर भी मिल जाएगा। इसलिए मोस्टली रिकमेंड किया जाता है डेट्स का ये है कि अगर हम टाइप्स ऑफ शुगर की बात करें, हमें फ्रूट्स के जरिए फ्रुक्टोज मिलता है, उसके अलावा चीनी में ग्लूकोज होता है, और जो डेट्स हैं, डेट्स में बेसिकली सुक्रोज पाया जाता है जो कोई कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। इसलिए जब हम डेट लेते हैं तो वो ज़्यादा देर स्टे भी करता है और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। हमें नॉर्मली कितनी डेट्स खानी चाहिए? रिकमेंड किया जाता है कि इफ्तार के टाइम पे या पर डे आप 2 to 3 डेट्स ले सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके साथ हमें इफ्तारी में और हमें क्या साथ हमें डाइट रखनी चाहिए, क्या डाइट प्लान होना चाहिए मशरूबात के अलावा? जी जी, इफ्तार के टाइम पे जैसे ही रोज़ा इफ्तार हो, आपने कोशिश करनी है कि 1 से 2 डेट्स ले सकते हैं, उसके साथ आप लेमनेड ले सकते हैं, क्योंकि नमकियात की भी कमी हुई होती है पूरा दिन, और लेमनेड में यह है कि आप चीनी की जगह स्टीविया का यूज़ करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा लेमनेड
के बाद हम कोशिश करें कि सबसे पहले जो हम लें, हम फ्रूट्स कंज्यूम करें, फ्रूट चाट की फॉर्म में कंज्यूम करें। फ्रूट चाट में भी ये है कि आमतौर पे उसमें जूसेस डाल दिए जाते हैं, मैंगो जूस डाल दिया जाता है पैकेट के जो मिलते हैं, आमतौर पे घरों में यही प्रैक्टिस है। उसकी जगह मैं रिकमेंड करूँगी कि आजकल तो मौसम है सिट्रिक फ्रूट्स का, तो आप ऑरेंज को पकड़ के उसको स्क्वीज़ कर लेना, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चाट मसाले के साथ ऑरेंज का जूस होता है, वो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। अगर आपको मीठा चाहिए तो आप उसमें थोड़ी सी हनी ऐड कर सकते हैं या फिर उसमें स्टीविया ऐड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी शुगर कंजप्शन भी ज़्यादा नहीं होगी और आपके अंदर हेल्दी डाइट जा रही होगी, जिसमें आपके फाइबर की क्वांटिटी भी ज़्यादा है और एनर्जी, मेंटेन्ड एनर्जी आपको मिल सकती है, जो कि आपकी बॉडी में प्रोलॉन्ग रहेगी। उसके बाद आप नमाज के बाद या थोड़े वक्फे बाद, घंटे बाद ले लें, जितनी भी देर बाद लें, आपने कोशिश करनी है कि आप प्रोटीन की क्वांटिटी लें अपनी डाइट में। जैसे आप फिश का भी सीज़न है, अब तो सर्दियों में अगर रमज़ान आ गया तो मतलब हमें फ़ायदा उठाना चाहिए ना, तो उसमें आप ग्रिल्ड फिश ले सकते हैं, उसके अलावा चिकन ले सकते हैं, टिक्का पीस ले सकते हैं, साथ रोटी ले सकते हैं। लेकिन रोटी का ये है कि अगेन वही बात, होल व्हीट हो या मल्टीग्रेन आटा हो, ताकि वो ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में सस्टेन करे और एनर्जेटिक फील हो। बिल्कुल। तो क्या हम खुश्क मेवाजात जो है वो हमारी तवानाई को जो है बढ़ाते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो कौन से हम जो खुश्क मेवाजात हैं वो खाने चाहिए? खुश्क मेवाजात में फिर वही फ्रूट, सबसे पहले तो खजूर की बात आ जाती है जो हमें एनर्जी की अच्छी सोर्स है। उसके अलावा हम अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, ये भी एनर्जी की बहुत अच्छी सोर्स है और ये ज़्यादा देर तक बॉडी में स्टे भी करते हैं और इससे बाकायदा हमारा स्टेमिना भी बिल्डअप होता है। तो रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं तो खजूर और अखरोट और बादाम का ज़्यादा यूज़ करें। ठीक हो गया। और रमज़ान में कुछ अफराद जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, फिर उनके लिए क्या डाइट प्लान होनी चाहिए? रमज़ान में वेट कम करने का ये है कि उसके लिए आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें। कॉम्प्लेक्स कार्ब में आपको मतलब आपने जब सहरी करनी है उसमें आपने राइस अवॉइड करने हैं, नॉर्मल जो आटा है उसकी जगह आप होल व्हीट ले सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं, या आप कार्ब्स की फॉर्म में आप ओट्स ले सकते हैं। योगर्ट ओट्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओट्स खा सकते हैं ग्रीक योगर्ट में। बेसिकली ग्रीक योगर्ट भी कोई इतनी फिकी चीज़ नहीं है, उसको सिर्फ मलमल के पानी से एक तरह से अगर आप उसको 4-6 घंटे के लिए छोड़ देंगे ना, उसका पानी रिलीज़ हो जाएगा, तो जो बाकी हमारे पास योगर्ट रहेगी वो ग्रीक योगर्ट होगी। मतलब कि आप घर में भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ इतना ट्रिकी नहीं है। आप ग्रीक योगर्ट में ओट्स ले सकते हैं। उसके अलावा जब आप ओट्स लेंगे तो उसमें आप नट्स ऐड कर सकते हैं, खजूरें ऐड कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक तरह से बहुत हेल्दी ऑप्शन भी है, आपको पूरा दिन फुल भी रखेगी और वेट लूज़ में भी बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा अगर हम रोटी ले रहे हैं तो वही मल्टीग्रेन आटा या होल व्हीट आटा लें और साथ में प्रोटीन की सोर्स ज़रूर लें। कोशिश करें कि आप अगर सालन में चिकन है तो ठीक है, नहीं तो दाल लें, दाल भी नहीं तो फिर आप उसकी जगह अंडे ले सकते हैं, 2 to 3 अंडे, क्योंकि हमने प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा करनी है वेट लॉस के लिए ना, फैट के मतलब फ़ैट को एक्सट्रीट आउट करके प्रोटीन ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। तो अगर हम वेट लूज़ कर रहे हैं तो हम प्रोटीन की क्वांटिटी को ज़्यादा रखने के लिए मतलब लेंगे हम। बिल्कुल ऐसे जैसे आप बता रहे हैं, नॉर्मली इफ्तारी के बाद हम देखते हैं हमारी थकन ज़्यादा बढ़ जाती है, सारा दिन की जो होती है वो थकन बढ़ जाती है, उसकी क्या वजह होती है, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? थकन बढ़ने की भी बेसिकली यही वजह है कि जब बॉडी फास्टिंग मोड में होती है ना, तो हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हुआ होता है। हमारे ब्लड में जो शुगर है ना वो काफ़ी कम हुई होती है कि पूरा दिन कुछ नहीं खाया, एम्प्टी स्टमक रहने की वजह से ना। उसके बाद जब हम एकदम से हम कुछ भी कंज्यूम करते हैं, एकदम से हैवी सब कुछ खा लेते हैं। बिल्कुल, जब हम एकदम से कुछ हैवी ले लेते हैं ना तो शुगर स्पाइक करके बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके रेजिस्टेंस में जब इंसुलिन आती है तो उस टाइम पे जो शुगर लेवल डाउन होता है ना, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल स्लो डाउन हो जाती है, हिम्मत नहीं रहती है। जी, उसकी वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। उसमें यह है कि आपको डाइट को फुल मतलब बैलेंस करके चलना पड़ता है। ठीक है। सहरी और इफ्तार में हमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स में ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें खानी चाहिए जिससे हमारा सही तवाज़ुन बरकरार रहे? सहरी के टाइम पे आप दलिया ले सकते हैं, उसके अलावा ओट्स ले सकते हैं और मल्टीग्रेन फ्लोर ले सकते हैं, होल ग्रेन ले सकते हैं। और आपको अवॉइड करना चाहिए, राइस को अवॉइड करना है और मैदे वाली चीज़ों को, मैदे की रोटी आमतौर पे जो फ्रोज़न रोटियां होती हैं ना, आजकल वो बहुत ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे उसी को बना के खा लेते हैं, तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना, ये हमारे शुगर लेवल को भी डिस्टर्ब कर सकती है, उसके अलावा वेट गेन की भी रीज़न बन सकती है। तो कार्ब्स में हम सहरी के टाइम पे तो ये कर सकते हैं, और इफ्तार के टाइम पे ये जो रोल समोसास वगैरह होते हैं उनके कार्ब्स बहुत मतलब बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं ना होते, वो बिल्कुल मैदे के बने होते हैं, तो उन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ठीक हो गया। अब कुछ अफराद हैं, कुछ डायबिटिक हैं जिनको वो है बीपी के इश्यूज़ हैं, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? डायबिटिक पेशेंट्स को मीठे से अवॉइड करना चाहिए ताकि उनका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहे। उसके लिए ये है कि वो
जैसे खजूर, अगर इफ्तार के टाइम पे खजूर लेते हैं, उन्हें चाहिए कि वो बिल्कुल वन डेट अ डे उनके लिए काफ़ी होगी, क्योंकि डायबिटीज़ का मसला है, तो एकदम से ग्लूकोज लेवल को हमने डिस्टर्ब नहीं करना। जब एम्प्टी स्टमक बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है इफ्तार के टाइम पे, तब एक डायबिटिक पेशेंट खजूर ले ले तो उसके लिए सिचुएशन थोड़ी वर्स हो सकती है। उसकी निस्बत अगर वो मीठा लेना चाह रहे हैं तो वो फ्रूट चाट ले सकते हैं, या वो अगर कुछ खा रहे हैं उसमें मीठा ऐड करना चाह रहे हैं तो उसमें स्टीविया नेचुरल स्वीटनर्स की तरफ मूव करना चाहिए। आप क्या समझती हैं कि जैसे कि कैफ़ीन वाले मशरूबात हैं इस्तेमाल करते हैं सब, तो क्या वाकई इससे जो तवानाई कम होती है? कैफ़ीन वाले मशरूबात लाइक चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, इससे तवानाई कम होती है? जी। बेसिकली जब हम चाय पीते हैं या कोई भी इंसान जब चाय पीता है, उस पर कैफ़ीन की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि कैफ़ीन से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है, और जब एक दफ़ा पानी की कमी हो जाए तो हमारी ब्लड में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी भी स्टार्ट हो जाती है। जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से हमारे अंदर एनर्जी की कमी, हमारे लिए मूव करना इतना ज़्यादा, लेजीनेस काफ़ी फील होती है, थकावट काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। तो कैफीन की वजह से हम डिहाइड्रेशन के लेवल तक पहुंच सकते हैं। और अगर किसी ने चाय लेनी है, या मतलब जैसे कि पाकिस्तानियों को काफ़ी आदत है चाय की, उसके लिए हम ये लेकिन कहते हैं कॉफ़ी पीने से आप एक्टिव रहते हैं। एक्टिव तो रहते हैं, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट ना। एक दिन में 1 से 2 कप से ज्यादा चाय या कॉफी रिकमेंड नहीं की जाती। उसके लिए भी अगर ब्लैक कॉफी ली जाए तो वो बहुत बेहतर है। और अगर आपने चाय लेनी ही है तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम 1 से 2 छोटी इलायची, जब हम कावा बॉईल कर रहे हैं चाय के लिए, तो हम उसमें 1 से 2 छोटी इलायची डाल लें। उससे उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा जल्दी प्यास नहीं लगती और हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। बिल्कुल। और जैसे हम देखते हैं कि हमें रमज़ान में कॉन्स्टिपेशन के बहुत से मसाइल हो जाते हैं, तो इसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, इसके लिए ये है कि हम पानी को बॉईल करके उसके अंदर एक दालचीनी डाल सकते हैं। दालचीनी के साथ उसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करके डालें। उसको हम एम्प्टी स्टमक लें, बिल्कुल बॉइलिंग टेम्परेचर में पानी को, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद जब हम सहरी करने लगे, हाफ आवर के मतलब इस पानी के बाद हाफ आवर ब्रेक लेना है। हाफ आवर के ब्रेक के बाद आप योगर्ट लें। योगर्ट में आप छिलका डाल सकते हैं। 1 चम्मच छिलके से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1/2 to 1 स्पून से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे आप ये है कि आपकी फाइबर की क्वांटिटी अच्छी मिल जाती है। और अगर आप ये नहीं चाहते हैं, मतलब कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं ना योगर्ट और छिलके का कॉम्बिनेशन, उसके लिए फिर हम ये कर सकते हैं कि हम चिया सीड्स या बेजल सीड्स ले सकते हैं। उसमें फाइबर की अच्छी क्वांटिटी है, तो उससे हमारी गट हेल्थ भी अच्छी रहती है और डाइजेस्टिव इशू जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गई या किसी भी इस किस्म का इशू नहीं होगा। अच्छा, रमज़ान में हम देखते हैं हमें डाइट प्लान के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं। आप क्या समझती हैं कि क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए? ख़ासतौर पर हमें एक्सरसाइज, हमें इसके लिए कितना टाइम दरकार होना चाहिए और कितना टाइम हमें करना चाहिए? रमज़ान में ये बात आ जाती है कि अगर हम रोज़े की हालत में कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या कुछ लोगों को जिम की बहुत आदत होती है, उनका टाइम नहीं गुजरता जिम के बगैर, तो रमज़ान के टाइम पे उन्हें थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, या वो लाइट एक्सरसाइज करें। या रिकमेंड तो ये किया जाता है कि आप रोज़े की हालत में बिल्कुल एक्सरसाइज तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है, वाटर लेवल ड्रेन हो सकता है, आपका एक्सर्शन हो सकती है, आपका शुगर लेवल डाउन हो सकता है, क्योंकि बॉडी ने जितनी डाइट ली है वो अगर आप एक्सरसाइज में लगा देंगे तो डेली रूटीन, डेली चॉर्स जो होंगे, जो आपके काम होंगे रोज़मर्रा के, वो उसमें मुश्किलात होंगी। फिर आपको वीकनेस का सामना करना पड़ेगा, फिर आपको हेडिक होगी, डिजीनेस होगी, चक्कर आएंगे, तबीयत खराब होगी। इसलिए मशवरा तो यही दिया जाता है कि रोज़े की हालत में आप या तो एक्सरसाइज ना करें, या बहुत कम आप लाइट वॉक कर सकते हैं। 20 मिनट्स भी मतलब मैं रिकमेंड करूँगी कि काफ़ी है। अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो हाँ, आप इफ्तार के बाद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको लिमिटेड टाइम के लिए, ज़्यादा नहीं मतलब रिकमेंड की जाती। आप जिम करना चाह रहे हैं 40 to 60 मिनट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बॉडी पहले ही एक फेज से गुजर रही है, उसको मतलब ब्रेक ले रही है। शुगर स्पाइक्स आ रहे हैं, कभी शुगर ज़्यादा हो रही है, कभी डाउन हो रही है, जिसकी वजह से तबीयत अपसेट हो सकती है। डिहाइड्रेशन और मज़ीद किसी भी मुश्किलात से बचने के लिए, वीकनेस से बचने के लिए हमें चाहिए कि रमज़ान में या तो अगर आप रूटीन रखना चाहते हैं कुछ, तो सिर्फ वॉक करें, वो भी आफ्टर इफ्तार 40 मिनट वॉक काफ़ी है। और अगर जिम करनी है वो भी 40 मिनट्स या उससे कम रखें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। हमारे ये तो हो गई हमारी रमज़ान में हमारा क्या डाइट प्लान होना चाहिए, क्या हमारी एक्टिविटीज़ होनी। अब बात कर लेते हैं हम रमज़ान के बाद। ज़ाहिर बात, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो रमज़ान के बाद भी बहुत से हमें फेस करने पड़ते हैं। आप क्या समझती हैं कि रमज़ान के बाद हमें अपने खाने पीने की जो आदत है उसे किस तरह से बैलेंस रखना चाहिए? रमज़ान के बाद ये है कि जब हमारी बॉडी एक फेज से गुजरी है, मतलब मोस्टली उसने टाइम हंगर का गुजारा है, हमारी स्टमक की या हमारी डाइजेशन की हैबिट्स थोड़ी, जो बॉडी मतलब बॉडी के सिग्नल्स होते हैं वो थोड़े ऊपर नीचे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमें उस फेज के अंदर या उस टाइम के अंदर डाइजेशन करनी है कि नहीं, इस मामले में हमारा स्टमक और हमारी ओवरऑल बॉडी कंफ्यूज हुई होती है ना। जो ग्लूकोज उसको जिस टाइम पे मिल रहा है
उस टाइम पे मिलना बंद हो जाता है। जब आफ्टर रमज़ान हम डाइट की बात करें तो अगर हमारा रोज़ा जैसे खुल रहा है, अभी आजकल हम 6 बजे रोज़ा खोल रहे हैं, ऑलमोस्ट 6 बजे रोज़ा खुल रहा है। अब हम लंच के टाइम को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लेके चलेंगे। अगर 6 बजे रोज़ा खुल रहा है तो हम आफ्टर रमज़ान मील लेंगे तो 5:30 बजे लंच का मील लेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 वीक आप 5:30 बजे कर लें, फिर 5 बजे कर लें, फिर 4:30 4, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने नॉर्मल फेस में आए, ताकि बॉडी को किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो, डाइजेशन में किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा ये कर सकते हैं कि हमें अपनी डाइट में और नाश्ते में अब हम हेल्दी ऑप्शंस रख सकते हैं। अब दोबारा वही बात आ जाती है कि रिफाइंड कार्ब्स को अवॉइड करें और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जाएं। उसमें होल ग्रेन और होल व्हीट की रोटी आ जाती है। उसके अलावा ओट्स को अपने ब्रेकफास्ट में आदत बनाएं। और हम रमज़ान के बाद अगर हम अपनी हैबिट बना लें कि हम एम्प्टी स्टमक ले ही योगर्ट, तो वो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर स्नैक टाइम पे हम किसी किस्म के फ्रूट को अपनी रूटीन में रखें, वो हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत अच्छा रहेगा, हमारा फाइबर की क्वांटिटी बहुत अच्छी रहेगी हमारी बॉडी में। उसके अलावा विटामिन्स हमें मिलेंगे, हमारी स्किन, हमारी हेयर, हमारे नेल, ओवरऑल हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। तो और इसके अलावा अगर हम हाइड्रेशन की बात करें तो रमज़ान के बाद आमतौर पे बॉडी ना हाइड्रेटेड फेस में होती है मोस्टली लोगों की, क्योंकि पानी की मिकदार का कोई इतना खास ख्याल नहीं रखता ना। एक तो इफ्तार से पहले तो जाहिर सी बात है रोज़े की हालत में पानी नहीं होता, इफ्तार और सहर के दरमियान में भी मोस्टली टाइम सो के ही गुजरता है ना, तो पानी की कमी हुई होती है मोस्टली बॉडी में। उसके लिए हम ये कर सकते हैं, कितनी इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम 8 से 10 गिलास तो रिकमेंडेड है पानी। उसके अलावा हम पानी की क्वांटिटी को ज़्यादा करने के साथ साथ हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स को ऐड करें। सिट्रिक फ्रूट, ऑरेंजेस ले लें, किन्नू मौसमी आजकल बहुत मतलब सीजनल फ्रूट्स हैं वो लें। उसके अलावा जब रमज़ान ख़त्म होगा, हमारा तरबूज, वाटरमेलन और मेलन्स का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसमें फाइबर की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है, पानी की मिकदार भी बहुत अच्छी है, उसमें विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स भी कुछ ऐसे हैं कि वो हमारी ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ हमारा हाइड्रेशन लेवल भी बहुत अच्छा रखती है। ठीक है, हमें रमज़ान में आदत होती है, हम जैसे कि खा रहे होते हैं, बहुत सी फ्राइड चीज़ें खा रहे होते हैं, जैसे पकौड़े, समोसे वगैरह ये चीज़ें हम खा रहे होते हैं, तो रमज़ान के बाद भी फिर हमारा दिल करता है कि हम इस तरह की फ्राइड चीज़ें खाएं, तो क्या रमज़ान के बाद भी इसको कंटिन्यू रखना चाहिए हमें? नहीं, बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं किया जाता। रमज़ान में भी वैसे तो अवॉइड ही करना चाहिए, लेकिन अगर जाहिर सी बात है आप सबके साथ बैठे हैं तो आप क्वांटिटी कंट्रोल कर सकते हैं। समोसा अगर आप फैमिली में बैठे हैं, गैदरिंग में बैठे हैं, तो बुरा लगता है कि सबके साथ बैठ के नहीं खा रहे। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर पकौड़ा है तो आप एक पकौड़ा पकड़ लें, एक समोसा पकड़ लें। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो भी फ्राइड आइटम्स बन रही हैं हम उसको एयर फ्रायर में बना सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं, या कोई चिकन हो गया तो उसको हम फ्राइंग की जगह ग्रिलिंग कर सकते हैं उसकी। और भी बहुत से तरीके हैं जिनको हम डिफरेंट तरीके से पका के, एक तो रमज़ान में भी ऑयल को अवॉइड किया जा सकता है। उसके अलावा रमज़ान के बाद की बात की जाए तो रमज़ान के बाद में तो फिर वही बात आ जाती है कि आप लंच वगैरह लेंगे तो आप उसमें हेल्दी ऑप्शंस लेंगे, रोटी सालन लेंगे, योगर्ट लेंगे, अपनी योगर्ट के साथ अपने सैलड को लाजमी रूटीन का हिस्सा बनाएंगे। और उसके अलावा समोसा वगैरह की जैसे आपने बात की कि रिकमेंड किया जाता है कि नहीं, तो फिर तो स्नैकिंग में आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाती है ना। स्नैक टाइम पे आफ्टर लंच एंड बिफोर डिनर वगैरह जो भी टाइम स्नैकिंग के होंगे उसमें आप फ्रूट लाजमी लें। इससे ये होगा कि आपका स्टमक भी फुल रहेगा और आप एक हेल्दी चीज़ ले लेंगे, बजाय ये कि आप चाय के साथ समोसा पकड़ लिया या बिस्किट पकड़ लिया। उससे बेहतर है कि आप स्नैक टाइम पे फ्रूट्स ले लें। उसके अलावा आप नट्स ले सकते हैं, नट्स के अलावा हम सीड्स ले सकते हैं। हमारे पास काफ़ी इतनी मतलब हेल्दी ऑप्शंस आ जाते हैं। तो क्या रमज़ान के बाद हमें सप्लीमेंट्स जो है वो लेना ज़रूरी है, जिसमें लाइक हमारे विटामिन्स और मिनरल्स आ जाते हैं? सप्लीमेंट्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या सर्टेन एज हमारे लिए रिकमेंडेड ही होते हैं, क्योंकि मतलब हम नॉर्मली देखते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, थकन महसूस हो जाती है, फिर आपकी जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, रमज़ान में फास्टिंग मोड में हम हमारी बॉडी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करती है। तो इसके लिए ये है कि हम आफ्टर रमज़ान सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन फिर अगेन वही बात आ जाती है कि अगर आपकी डाइट अच्छी है, आप बैलेंस्ड और हेल्दी मील्स ले रहे हैं, हर डाइट में आप नट्स लाजमी ऐड कर रहे हैं या डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड कर रहे हैं, रो वेजिटेबल्स ले रहे हैं, उधर से आपको मल्टी विटामिन्स आ रहे हैं, फ्रूट से आपको मल्टी विटामिन्स आ रहे हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको आ रहे हैं फ्रूट्स वेजिटेबल से, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको डाइट से आ रहे हैं। अगर इसीलिए कहा जाता है कि अगर डाइट बैलेंस्ड है, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो उसके मतलब रिकमेंड नहीं किया जाता कि आपको फिर मजीद मल्टी विटामिन्स की तरफ जाना पड़े। लेकिन अगर किसी किस्म की वीकनेस है, जैसे कि एक इंसान आयरन डेफिशिएंट है, उसको चाहिए, जैसे एनीमिक है या आयरन डेफिशिएंसी, उसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसी होती है कुछ लोगों में, विटामिन डी, विटामिन B12, किसी किस्म की भी डेफिशिएंसी होती है,
तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि आफ्टर रमज़ान आप अपने सप्लीमेंट्स लें ताकि बॉडी नॉर्मल, आपके वो न्यूट्रिएंट लेवल नॉर्मल। बिल्कुल, हम देखते हैं कि हम रमज़ान में कम खाते हैं, एक रूटीन होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रमज़ान के बाद हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बड़ा स्लो हो जाता है, तो उसके लिए फिर हमें एकदम से हम ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग के बड़े मसाइल होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमें अजीब सी वो तेज़ाबियत हो जाती है, हार्ट बर्निंग के इश्यूज हो जाते हैं। तो फिर उसके लिए हमें कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जिसका इस्तेमाल करना चाहिए? बेसिकली रमज़ान में ये सारे इश्यूज इसी वजह से आते हैं कि हम फैटी फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, या इस किस्म की काफ़ी चीज़ें खा लेते हैं इफ्तार के टाइम पे, मीठे मशरूबात बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, चीनी बॉडी की रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टमक बर्निंग होती है, एसिडिटी होती है, और इस किस्म के मजीद मसाइल, डिहाइड्रेशन हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट में रो वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक कावा मैं रिकमेंड करूँगी, खाने के बाद अगर हम वो ले लें तो हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है। उसमें आप लौंग डाल सकते हैं और थोड़ी सी सौंफ, लौंग और मिंट ऐड करके उसको पानी में थोड़ी देर बॉईल करें, उसमें अदरक का एक छोटा सा पीस डालें, उसको थोड़ी देर बॉईल करें और फिर उसको कावे की फॉर्म में भी ले सकते हैं, या अगर चाहे तो बाद में उसको ठंडा, कुछ लोगों से गर्म नहीं टेस्ट अडेप्ट किया जाता है तो वो उसका ठंडा करके भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये पानी आपके लिए मतलब इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को क्लिनजिफाई कर सकते हैं। तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं? कैसे आपका वेट कम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है आपका? वेट कम की बात अगर की जाए तो वो तो फिर डाइट कंट्रोल से ही, अपनी प्लेट को कंट्रोल में रखना, उसको हर चीज़ की क्वांटिटी का ख्याल रखना, प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा रखना, फैट्स की क्वांटिटी कम रखना, और कार्ब्स को सेंसिबल वे में यूज़ करने से वेट कम होता है। लेकिन ये कुछ ऐसे फंक्शनल फूड्स हैं, जैसे अदरक की मैंने अभी बात की, उसके अलावा मोटी इलायची हमारी आ जाती है, ये वो फंक्शनल फूड्स हैं। अगर आप वेट कम करने के लिए पीना चाहते हैं तो आप इनका कावा बना के पी सकते हैं। अभी जो मैंने पहले सौंफ का कावा कहा था वो बेसिकली हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर आप वेट कम करने के लिए लेना चाह रहे हैं तो मोटी इलायची और अदरक और लेमन, इसका एक कावा बना के पी सकते हैं पानी में बॉईल करके। इससे ये होता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब ये नहीं है कि हम ये कावा पियेंगे और बैठे बैठाए हमारा वेट कम होगा, उसके लिए भी एक्सर्शन हमें करनी है, एक्सरसाइज करेंगे, या जो हमारी डेली रूटीन होगी उसमें हम फुली एक्टिव रहेंगे और साथ में ये कावा लेंगे खाने के बाद, तो उससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है, फास्ट होता है, और फिर वेट कम की तरफ जाती है बॉडी, वेट लॉस की तरफ। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि हमें रमज़ान के बाद ऐसी कौन सी जो आदत है वो उसको अपनानी चाहिए मुस्तकिल सेहतमंद रहने के लिए? रमज़ान के बाद हमें शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील लेने चाहिए। एक तो मतलब थोड़ी देर बाद, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और इनके दरमियान में ब्रेकफास्ट के बाद स्नैक, लंच के बाद स्नैक, और उसके बाद डिनर। और ये एक चीज़ रिकमेंड करती हूँ मैं हमेशा, खाने से एटलीस्ट 3 आवर्स पहले, सोने से एटलीस्ट 3 आवर्स पहले हम अपना खाना छोड़ दें। मतलब अगर आपने डिनर करना है तो उसको बिल्कुल सोने से 3 घंटा पहले करना है, और उसमें भी आपने कोशिश करनी है कि कार्ब्स की क्वांटिटी कम से कम रखनी है। उस पर आप ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं या किसी भी किस्म की प्रोटीन की सोर्स ले सकते हैं ना, बारबेक्यू आ जाता है उस पर, और ग्रिल्ड फिश आ जाती है। उसके अलावा अगर हम लंच की बात करें तो लंच में आप अपने सैलेड ज़रूर ऐड करें, योगर्ट ज़रूर ऐड करें, ताकि हमारी कैल्शियम डेफिशिएंसी से भी बचा जाए, और ओवरऑल हेल्थ के लिए, नॉर्मल एक हेल्दी बॉडी के लिए हमें रिक्वायर्ड है कि हम सारे कोशिश करें कि एक मील में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स और प्रोटीन्स और फैट्स, हर चीज़ हमारी मील में होनी चाहिए। प्रोटीन और जितने भी हमारे आयरन जो डेफिशिएंसी है से हमारा जो है पूरा हो सके। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हमारे जो प्रोग्राम का टाइम है वो भी खत्म हुआ चाहता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो इसके साथ ही मुझे आपसे इजाज़त दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होती है एक नए गेस्ट और एक्सपर्ट के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।